लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 3x और ये भी इधर आके माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। और सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्र माइनस में हो जाएगा 5x और प्लस हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर से हमने डाटा लेट करना है, सो a इज इक्वल टू एक्स स्क्र के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो वो 1 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -5 एंड c इज इक्वल टू 6। अब तीनों वैल्यूज आ चुकी है a b c की। हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है माइनस p प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और होल नीचे डिवाइड बाय आ जाएगा 2। अब यही डाटा जो है ना यहाँ पे पुट करना है इसमें, सो x इक्वल टू माइनस में b जो है वो -5 हो गया प्लस माइनस अब b यही वही -5 लिखा जाएगा ना और -4a 1 है और c हो जाएगा 6, इसका आ जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 2 इंटू a है 1। अब आपने जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी है, सो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 5 तो प्लस हो गया ना स्क्वायर में, माइनस आ गया 4 6 द 24। ठीक है, इसका भी आ गया स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 1 द 2। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 1 अगर आप देखें तो 1 आता है पॉजिटिव में और इसका स्क्वायर रूट है डिवाइड बाय 2 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहेगा। सो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अब हम यहाँ पर दो रूट्स निकाल लेंगे इजीली। तो x इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड आल्सो द x इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो आपको हो जाएगा x इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 तो 2 6। तो एक तो रूट आ गया आपका 3। सेकंड रूट देखते हैं x इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2 तो 2 टू द 4 यानी 5 माइनस 1 4 हो गया तो 2 आ गया x इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स इसके जो सोल्यूशन सेट हैं, फर्स्ट रूट है 3 और सेकंड रूट है 2, ये दोनों रूट्स आ चुके हैं और यहाँ तक -7x प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डाटा लेट कर लें, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू जो है वो 3 है। और यहाँ पर जो है ना जब भी हम नेचर ऑफ द रूट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यानी जो होता है ना हमारा डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो हम यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और इस वैल्यू में हम पुट करके नेचर्स देख रहे होते हैं। अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू पुट करें तो हमारा जो रूट है ना, जो रूट अगर हमारा यहाँ पर आ जाता है 0, ठीक है, तो आप कहते हैं कि इसकी जो नेचर है ना वो होगी आपकी इक्वल। ठीक है, रियल होगी, एक तो रियल तो होगी क्योंकि ये उसमें रियल नंबर्स में आता है और ये होगी बेसिकली इक्वल होगी। इसी तरह अगर आपका रूट्स जिसका स्क्वायर रूट बन जाए, अगर कोई ऐसा आंसर आता है जैसे आपका वो हो सकता है यहाँ पे 1 हो या आपका 4 आ सकता है, 2 टू द 4 होता है, 9 3 3 का 9 होता है, यानी 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। ठीक है, इसी तरह 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी जिसका स्क्वायर रूट लिया जा सके तो आप कहेंगे कि उसकी नेचर होती है एक तो रियल होती है, 0 नहीं है तो वो इक्वल नहीं रहेगी, अनइक्वल हो जाएगी। ठीक है, बट इसकी जो एग्जैक्टली जो नेचर होगी वो होगी रैशनल। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट बनता है तो आप बोलेंगे कि ये क्या होगी, रैशनल। लेकिन अगर उसके स्क्वायर रूट नहीं बनता है, जैसे 3 आ रही है 2 आ रही है इस तरह की वैल्यू आ रही है जिसका जजर नहीं कटता, तो आप कहेंगे वो रियल तो है, वो अनइक्वल भी है क्योंकि 0 नहीं है, बट वो रैशनल नहीं रहेगी, अब वो इररेशनल यानी गैर नातिक हो जाएगी। ठीक है, वो हो जाएगी हमारी इर्रेशनल। इसी तरह अगर वो आपकी नेगेटिव फॉर्म में आ जाए यानी नेगेटिव 1 2 3 जैसे भी है, तो आपको पता है ये योटा होता है, तो ये आपकी बन जाएगी सीधी की डायरेक्टली यानी कि आपकी इमेजिनरी बन जाएगी। यानी ना ही ये आपकी जो है यहाँ पर अपना अल्लाह भला करे रियल रहेगी, ना ही इक्वल है, ना ही आपकी जो है वो रैशनल है, इर्रेशनल है, ये सीधी डायरेक्ट हो जाएगी इमेजिनरी। अब हमें इसको चेक करना है कि इसकी नेचर क्या होगी। तो आपने इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करना है, इसमें ये वैल्यू पुट कर लेनी है। सो -7 का स्क्वायर -4 a का 2 हो गया, c की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 7 द 49 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 टू द 8 8 3 द 24। ठीक है, जब आप इनको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25। देखिए जब आप 25 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं 5 5 का 25, तो आप इसकी नेचर क्या कहेंगे, द रूट्स, आप इसकी नेचर लिखेंगे द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज, ये क्या हो गई आपकी रैशनल, ये हो जाएगी आपकी रियल, अनइक्वल
एंड ये हो जाएगी आपकी रैशनल। इतना जब आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, ये तस्वर होगा। या इतना भी लिख दें कि रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। नेचर में क्या होगी, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। का मतलब है कि इसका जो सम है मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल है। सम का फॉर्मूला माइनस पी ओवर ए होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी डिवाइड बाय ए होता है, ठीक है। के मुताबिक फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ के हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो के की कीमत क्या होगी, ए हमारा जो है वो 3 है, बी की वैल्यू वो के है, सी की वैल्यू जो है 5 है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस के अंदर से हमने वैल्यूज निकालनी है। और अब अपने यहाँ पर का सम जो है मे बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो सम हो गया माइनस पी ओवर ए और प्रोडक्ट हो गया सी डिवाइड बाई ए। अगर हम इसको और शॉर्ट करें तो ये माइनस पी डिवाइड बाय ये जो ए है ना, ये ए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये दूसरी जानिब जाकर सी डिवाइड बाय ए के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आप देखेंगे ए से कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। और ये बी इज इक्वल टू ये माइनस का बी भी जो है वो सी की तरफ शिफ्ट हो गया, सही हो गया। अब यहाँ पर जो है बी इक्वल टू क्या है के, और सी इक्वल टू क्या है 5। सो माइनस 5 में ये आपका रूट्स इसका जो सॉरी के की वैल्यू वो फाइंड हो गई। कितना सिंपल हो गया। इधर ही हमने टीचर है एनसीआर मेथड हम यूज करेंगे। तो इसमें आप लिखा जाएगा यहाँ पर कि ए की पावर हो जाएगी हमारी यहाँ पर मैक्सिमम, सॉरी बल्कि वो हमने यहाँ पर एनसीआर लगाना है तो हमने लिखना है सबसे पहले 4c। वो बायनोमियल का मेथड था। 4c0 और ए जो है एक्स डिवाइड बाय वाई, इसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम 4। और जो वाई ओवर एक्स बी की वैल्यू है इसकी पावर हो जाएगी मिनिमम। फिर प्लस करेंगे और फिर 4c0 के बाद 4c1, अब सेकंड टर्म आ गई इसकी। और x डिवाइड बाई वाई जो है इसकी पावर हो जाएगी, ये कम कर देंगे तो 3 हो जाएगी। और y ओवर x जो है इसकी पावर अब हो जाएगी हमारी 0 से 1। मतलब a की पावर डिक्रीज करते जाएंगे एक एक करके, और b की वैल्यू में आपने एक एक इंक्रीज करना है, यानी इजाफा करते जाना। बस आ जाएगा 4c1 के बाद 4c2। ए की पावर हम कर देंगे यहाँ पर 2, और बी की पावर 1 से हो जाएगी 2, प्लस 4c3 आ जाएगा, ठीक है। ए की पावर हो जाएगी यहाँ पर हमारी 1, और बी की पावर हो जाएगी यहाँ पर जो है वो 3। मैक्स मतलब क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और 4c4 जाकर हमारा एक्स ओवर वाई, इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर मिनिमम मतलब 0 हो जाएगी। और बी जो है वाई ओवर एक्स, इसकी पावर हो जाएगी मैक्सिमम। तो टोटल आपकी पावर 4 हो तो 5 टर्म्स बनती हैं। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4c0 आपका होता है 1, और ये आपका हो जाएगा x की 4 ओवर y की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर 0 है, तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो भी 1 होती है। प्लस 4c1 आपका 4 होता है, आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई वाई का क्यूब। और यहाँ पर आपके पास जो है ब्रैकेट में लिख लें या मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट्स में ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा वाई ओवर एक्स, पावर 1 है ना, एज इट इज आ जाएगी। प्लस 4c2 आपका कैलकुलेटर पे करें तो 6 आता है। आपको सोल्व करना भी बता देता हूँ, यहाँ पर आप लिखें 4 शिफ्ट डिवाइड और 6 लिखें, सॉरी 3 लिखें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4 होती है, बल्कि हमने 2 देखना है, ऐसे ही है ना। हमने यहाँ पे देखना है 4 शिफ्ट सी और 2, तो ये 6 होगा, ठीक है। 4c2 कितना हुआ, 6 हुआ। तो इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हमारा एक्स स्क्र ओवर वाई स्क्र आ गया, इसका हो गया वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र। ये तो कटिंग हो जाएगी ना, अभी कटिंग भी देखते हैं। 4c3 आपके सामने हमने देखा था 4 आया था, फिर ये हो जाएगा एक्स ओवर वाई का आ जाएगा वाई क्यूब ओवर एक्स का क्यूब, और प्लस 4c4 1 होगा, पावर 0 है तो 1 आ जाएगा। और y की 4 ओवर x की 4 एज इट इज आ गई। आई थिंक जहां तक लगता है कि एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन मौजूद था। नेक्स्ट देखिएगा, x की 4 ओवर y की 4 आ गया, प्लस एक y इसे कैंसिल होकर स्क्वायर बना देगा, और ये x इसको कैंसिल करके स्क्वायर बना देगा। प्लस 4 आपका एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपके पास ये स्क्वायर स्क्वायर आपस में वाई के स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर कैंसिल होगा तो सिर्फ 6 आ जाएगा। और यहाँ पर ये x इसे कैंसिल होकर स्क्वायर बना देगा, और ये y इस क्यूब को स्क्वायर बना देगा। प्लस आपका 4 वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उलट जाएगा ना अब। और प्लस आपके पास फाइनली वाई की 4 ओवर एक्स की पावर 4 आ जाएगी। इसका आंसर बुक से आप टैली कर लीजिएगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ, एक्स की 4 डिवाइड बाई वाई की 4, ठीक है।
और एक्स की 4 डिवाइड बाई वाई की 4 प्लस 4x स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 4x वाई की 4 ओवर एक्स की सॉरी एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर सॉरी और प्लस 4 लास्ट में 4 भी लिखा हुआ है बुक के अंदर। लास्ट में तो 4 कभी भी नहीं आ सकता। बुक में आपने अपना आंसर ठीक कर लेना है, 4 नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ये सिर्फ वाई की 4 ओवर एक्स की 4 ये आंसर है। बुक में यहाँ पर ना लास्ट में 4 भी लिखा हुआ है लास्ट टर्म, वो गलत है। तो मेरा ख्याल है कि आपको जो है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, ये x ये a हो गया और प्लस -1/x जो है b की वैल्यू और इसके ऊपर हमारा जो n है वो 9 के इक्वल है। तो a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू -1/x एंड n इज इक्वल टू 9, ठीक है। और टर्म निकालनी है तो r प्लस 1 जो है वो हमारा यहाँ पर 7 के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर निकालनी है सेवंथ टर्म। टर्म आपकी जो है वो r प्लस 1 वो आपकी टर्म यहाँ पर होनी चाहिए 7 के इक्वल। r प्लस 1 से आप r की वैल्यू निकाल लें, 7 माइनस 1 कर लें तो 6 आ जाएगी आपके पास। अब सारी वैल्यूज आपने टर्म का फॉर्मूला लिखना है, टर्म r प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर हो गया, a की पावर n माइनस आर और b की पावर r। ये फॉर्मूला टर्म फाइंड करते हैं किसी भी एक्सपेंशन के अंदर से। टर्म आपका r हो गया, 6 प्लस 1 किया तो 7 बन गया और इसके साथ ही एन सी आर 9c6 निकालना है हमने। a हमारा है x, इसकी पावर हो गई यहाँ पर यानी कि आपने n माइनस आर कर दिया और b है -1/x की पावर 6 हो गई और टर्म 7 निकालनी है तो 9c6 चाहिए हमें यहाँ पर। तो लिखते हैं 9 शिफ्ट ये c करते हैं और 6 लिखते हैं, ये हमारे पास आ जाएगी 84। यहाँ पे आ गई 84, x की पावर 9 माइनस 6 की तो कितनी हो गई 3 और यहाँ पर माइनस में पावर प्लस हो गई और 1 और x की पावर नीचे 6 हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ये पावर नीचे चली जाएगी। सो टर्म 7 84 डिवाइड बाय x की 6 है, साथ x की पावर माइनस में 3 है। ऐड होते हुए पावर्स आपकी 6 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास सिंपल 84 डिवाइड बाय x की 3 आ जाएगी। अगर मजीद देखना चाहते हैं तो आप कर लें 84 डिवाइड बाय x की पावर 6 माइनस 3 नहीं आए। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। आंसर की 10 की पावर जो स्क्वायर में आती है माइनस के अंदर तो वो 0.00 की फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है नियरेस्ट स्टैंडर्ड का पता चल गया कि ये 0.00 हो गई। और उसके बाद ये जो आपका क्यूब रूट है बेसिकली आपके पास है 65 की पावर 1 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि a प्लस बी की पावर होनी चाहिए। अगर हम इसको मतलब कि थोड़ा सा रिजोल्व करते हैं तो 64 होती है और उसमें अगर आप +1 कर दें तो ये आपकी टोटल हो जाएगी यहाँ पर 65, इसकी पावर हो गई 1 डिवाइड बाय 3। यहाँ से आपने 64 को कॉमन लेना है और आपका ये 1 हो जाएगा और प्लस ये फ्रैक्शनली इसके नीचे 64 डिवाइड हो जाएगा, ये रूल है। और इसकी पावर 1/3 ही है, हम अलग-अलग पावर्स कर देते हैं। 64 की पावर आप अलग कर दें, ठीक है। और इसकी पावर हमने 1/3 अलग कर दी है और यहाँ पर जो है हमने 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 64 इसकी पावर 1/3 अलग कर दी है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 4 फोर द 16 16 फोर द 64 तो 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है और पावर कितनी है 1/3, 3 3 से कैंसिल हो गई। यहाँ पर आपने बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना है। सो a प्लस बी की पावर n है ना, तो a की पावर होगी आपकी मैक्सिमम, b आ जाएगा 1/64 की पावर मिनिमम 0 और नीचे आपका आ जाएगा 0 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से आपने 3 टर्म तक एक्सपेंड करें 0.00 उसने खुद ही बताया और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर ए पहले आपने सॉरी पावर पहले लिखनी है और ए की पावर में आपने एक कम करके लिखना है और बी की पावर में आपने एक ऐड कर देना है। नीचे 1 का फैक्टोरियल आ गया, फिर प्लस करें पावर शुरू में 3 टर्म तक, ठीक है ना, पावर में से एक कम करके लिख लें और ए की पावर में आपने यहाँ पर 2 कम करने हैं इस तरह से, ठीक है। और b की पावर में आपने 2 ऐड कर देनी है पावर और डिवाइड बाय नीचे 2 का फैक्टोरियल लिखें प्लस सो ऑन, ये तो आगे चलता ही जाएगा। हमने अपने क्वेश्चन की सिचुएशन पूरी करनी है, उसमें हमारे पास 4 है, लास्ट में हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा पावर 1 की भी हो जाए 1 नहीं है, 0 आ जाए तब भी 1 है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 है। प्लस किया यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 3 आ गया, ओके 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ गई और ये 1/64 भी वैसे ही आ गया, डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल भी 1 नहीं आ गया। फिर प्लस किया यहाँ पे, ये हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 3 और सेकेंडली इसका आप अगर एलसीएम लेते हैं ना दूसरी वैल्यू का 1/3 माइनस 1 है तो 3 1 द 3, 3 1 द 3 करें 1 माइनस 3 किया तो माइनस में 2 हो गया, ये आपका -2/3 आ जाएगा। नहीं तो आप एलसीएम लेके देखिएगा।
और 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ गई और इसका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय, हमें 64 का स्क्वायर चाहिए है। अब लिखिए 64 का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 4096, 4096 इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, नीचे इसका 2 का फैक्टोरियल आपका होता है कितना 2, तो 2/1 है नीचे, जो कि ऊपर जाके इसने भी 1/2 हो जाएगा। अब इसी सॉल्व करते जाते हैं, 4 आ गया, इसका क्या हो गया 1। ठीक है जी, इस सब का जो है ना फर्स्ट वाले का यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, फिर प्लस आता है यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/64 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, 64 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हमने किया तो ये 192 हो गया, इसका आ गया 192। फिर प्लस माइनस आप करेंगे ना, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही आएगा, 2 ओवर ऊपर आपके पास सब में 2 है और डिवाइड बाय इधर आपके पास क्या है 3 या 9, 9 को आपने जो है ना 4096 से मल्टीप्लाई करना है, 9 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट सॉरी, 9 मल्टीप्लाई बाय 4096, ये आ जाएगा 36864, 36864 आ गया। और ये जो 2/1 है ये ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, 2 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस सो ऑन ये चलता है अभी भी। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ कांस्टेंट ही मिलना है, कोफिशिएंट मिलना है, एक कांस्टेंट मिलेगा, सॉरी 1 आ गया, प्लस 1 डिवाइड बाय 1 92, ये इकट्ठा कर लेंगे सोल्व, और माइनस में ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाय 36864। ठीक है, यहाँ तक ही रख देते हैं, प्लस वन करने की जरूरत ही नहीं। और अब हमारे पास जो है 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा देखते हैं हमारे पास ये फॉर्म क्या बन रही है, 360 तो लिखा हुआ है, आप लिखे 1 डिवाइड बाय आंसर, ये बटे में आ जाएगी फ्रैक्शनली, इसको कर दे मल्टीप्लाई बाय -1, ये मैंने आपको पहले भी एक्सरसाइज में भी इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं। प्लस करें आप यहाँ पे और ब्रैकेट में लिखे 1 डिवाइड बाय 192। ठीक है जी, और ये आप सोल्व करें तो ये आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी टोटल। अब इसमें आपने ऐड करना है 1 को भी, ये आपकी 1.005 वैल्यू लिख लेते हैं, 1.005 समथिंग तो भी आ गया, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 4.02, हमें तो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, 4.02 तक रखेंगे हम बस, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। एन अगर व्हेन एन इज इवन, अगर आपका a प्लस बी की पावर n में n पॉजिटिव हो जाता है और आपको मिडिल टर्म निकालनी है, तो आपको मैंने बताया था कि टर्म्स का फॉर्मूला तो टी आर प्लस वन है, तो बेसिकली इस टर्म आर प्लस वन में आप ये जो आर प्लस वन है ना, आर प्लस वन को आप एन डिवाइड बाय टू प्लस वन रखते हैं पॉजिटिव इंटीजर के लिए, या सॉरी इवन टर्म के लिए। देखिए 2 4 6 8 10, अगर आपकी इवन नंबर्स में एन की वैल्यू आती है तो आपने ये फार्मूला लिखना है, एन को इस तरह लिखना है कि आपने आर की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली टर्म फॉर्मूला निकालने के लिए। टर्म का तो आपको पता है टी आर प्लस एन सी आर वाला जो मेथड है, तो उसके बाद ये आपने आर की वैल्यू निकाली तो एन डिवाइड बाय टू प्लस वन है और -1 ये आपस में कट गए, तो आपका आर इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय टू आ जाता है। ये केस होता है पॉजिटिव केस में, जस्ट आपने एन का हाफ लिया तो आपके पास आर की वैल्यू बनेगी, ये याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आप ओड को देखते हैं, तो ए प्लस बी की पावर सपोज 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जो ओड हो जाए, तो उस केस में आपने जो टर्म होती है ना आर प्लस वन के टर्म निकालने के लिए, जो मिडिल टर्म के लिए आपके दो फॉर्मूलाज बन जाते हैं। एक केस होता है कि आपने आर प्लस वन को एन डिवाइड बाय एन प्लस वन को सॉरी करना पड़ता है, प्लस वन भी, क्योंकि आपके पास 5 है ना, तो आप 5 डिवाइड बाय 2 करें तो पॉइंट्स में आ जाएगा, आप उसमें 1 प्लस करते हैं। और दूसरे केस में आप आर प्लस वन को एन प्लस वन डिवाइड बाय 2 और -1 भी रख रहे होते हैं, तो ये दो फॉर्म आपकी इसके अंदर यूज होती है आर प्लस वन निकालने के लिए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक तो आर इज इक्वल टू आपका एन प्लस वन डिवाइड बाई टू और -1 हो रहा होता है, और सेकंड केस में वन वन से वैसे ही सॉरी -1 नहीं +1 लिखते हैं, और सेकंड केस में जो आपका वन वन से वैसे ही कैंसिल हो जाता है और उधर जाके, तो आर की वैल्यू आपकी एन प्लस वन डिवाइड बाई टू ही होती है। इन दो केस की मदद से जो है वो आप मिडिल टर्म जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। बुक के मुताबिक भी अगर आंसर देखा जाए तो जो फॉर्म बनाई गई है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दी, उसने भी लिखा हुआ है एक आप एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होता है, और उसने साथ ही लिखा हुआ है एंड आपका होता है एन प्लस वन डिवाइड बाई टू और -1, ये दोनों वैल्यूज किसकी हैं, आर के लिए है, से आप आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। पॉजिटिव जो आपका इवन नंबर होता है उसको आपने जस्ट एन ओवर टू करना होता है, ये शायद कि कहीं मेंशन एन ओवर टू प्लस वन करना होता है ना, ये केस होता है वो आर प्लस वन का है।
लेकिन नीचे जो टर्म के फॉर्मूलेस बताए गए हैं आपको, वो आपके जो है वो इस तरह से आप मतलब यहाँ पे भी +1 होता है, सॉरी, ठीक है? इस तरह से आप जो है ना पॉजिटिव और नेगेटिव जो मतलब सॉरी इवन और ऑड आपकी जो मिडल टर्म्स होती हैं वो आप फाइंड करते हैं। अब इसमें देखिए हमें डिग्री के साथ मिनट भी मिले हैं और इससे भी जो कम जो आपका मेजरमेंट है वो सेकंड भी मौजूद है। हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है? आपको मालूम होना चाहिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 42 डिग्री, ठीक है, 36 मिनट एंड 12 सेकेंड। 1 डिग्री के अंदर आपके होते हैं टोटल 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। अगर आपको मिनट जो है उसको डिग्री बनानी है तो आपको 1/60 करना है, तो ये आपकी डिग्री बन जाएगी। बट अगर आपको 1 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये आपका 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60 बनेगा, ठीक है, 36। 1/3600 आपके बन जाएंगे यहाँ पर सेकेंड। क्योंकि अगर आप यहाँ देखते हैं कि 1 डिग्री में सेकेंड कितने होंगे तो खुद से देख सकते हैं कि 60 मिनट और हर 1 मिनट में उतने ही आपके सेकेंड होते हैं। तो इस तरह से 1 डिग्री के अंदर 3600 जो है वो सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक हो गया, ये दो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं 42 डिग्री, हमने सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, 42 डिग्री में ही है, प्लस कर लें 36 मिनट को भी आपने अब डिग्री बनाना है। तो आपको बताया था कि मिनट के लिए आपको 60 पे डिवाइड करना है। और अब सेकंड की बारी आ गई, तो सेकंड में आपके 1 सेकंड जो होता है वो 1/60 मिनट और उसमें मजीद जो है वो आपके 60 जो है वो डिग्री बनेंगे। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, सही हो गया। हम वैसे भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जब भी जाते हैं ना, हमें डिवाइड करना होता है, सही हो गया। तो इस तरह से आपका आ जाएगा यहाँ पे 42 डिग्री प्लस आपका हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 60 और प्लस आपका 12 डिवाइड बाय 3600, सही हो गया। तो इस तरह से जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करनी है। अब आप क्या करें कि कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लें, ठीक है। तो कैलकुलेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है देखिएगा, अब आपने पहले नंबर पे तो आपका 42 वैसे ही रहेगा डिग्री में, ठीक है, प्लस कर लें और यहाँ पर हमने 36 डिवाइड बाय 60 करना है और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद डेल उसके आपने एस टी का बटन प्रेस करना है, 0.6 आ जाएगी, ठीक है, डिग्री में। फिर प्लस कर लें और अब यहाँ पर आपने क्या करना है जी, 12 डिवाइड बाय 3600 और इक्वल करें और एस टी का बटन प्रेस कर लें। 0.00333 सो ऑन आ रहा है, तो 0.0033 समथिंग आता रहेगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, इसमें 0.6 भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये भी डिग्री में ही है, और इसमें ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 42 भी। तो टोटल एस टी का बटन प्रेस करें तो 42.6033 आ जाएगा, ठीक है, 42.6033 सो ऑन चलता रहेगा। बट अभी हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया है, अभी हमने इसको रेडियन नहीं बनाया, ठीक है ना। जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई डिवाइड बाय 360 सॉरी पाई डिवाइड बाय 180, नॉट 360, पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पर, अच्छा इससे पहले एक और चीज, ये इतना सारा काम किया है ना आपने, इसको आप अगर चाहो तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने यहाँ पर लिखना है जस्ट 42 डिग्री, ठीक है, 36 करने के बाद फिर डिग्री का बटन प्रेस कर लें और फिर 12 के बाद फिर कर लें। आपको कोई 60 के साथ 360 के साथ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप कर लें इसको इक्वल। अब ये लिखा हुआ आ गया, अब डिग्री का बटन प्रेस कर लें, आपको 42.60333 से समथिंग वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली खुद ही मिल जाएगी, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको यही आंसर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें यही आंसर आपका आया ना, ये इस पॉइंट पे देखें, तो आपका आंसर इससे टैली हो गया है। अब मजीद आपने क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो जैसे आपको बताया कि 1 डिग्री जो होता है पाई ओवर 180 होता है, तो हमने यहाँ पर 42.60333 समथिंग जो भी वैल्यू होगी
उसको पाई डिवाइड बाय 180 के साथ सोल्व करना है, ठीक है। उसको करना है हमने, एक मिनट रुकिएगा जरा, पाई डिवाइड बाय 180 के साथ। तो पाई और ऊपर वाली वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं जी, हमने इस तरह करना है कि हमने अपने आंसर को पहले उसकी जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ना, तो मेरे पास तो बिल्कुल ऊपर ही लिखी हुई है, इसको मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट और पाई कर लें। इक्वल करेंगे तो आपके पास आ जाएगी डिग्री में ही, डिग्री का बटन प्रेस कर लें, 133.84, 2 डेसिमल तक रखते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू आ गई है जी 133 पॉइंट, और बाकी हमारे पास आता है यहाँ पर 84, अगर 2 लिखना है तो लिख लें, कोई मसला नहीं। डिवाइड बाय, अब 180 वन द 180 आ जाएगा, ठीक है। हमने पहले ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था और फिर नीचे वाली में 180 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो एज इट इज आ गया। अब आपने इसको डिवाइड बाय 180 कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप इक्वल करेंगे, डिग्री में मिल रहा है, डिग्री का बटन प्रेस कर दें, 0.74, ठीक है। और हमें ये कितने डेसिमल प्लेस तक चाहिए है, और इसका आंसर अगर आप बुक में देखें तो ज्यादातर 2 डेसिमल प्लेस तक ही है। तो मैं अगर ये आपको कहूँ कि इतना ही इसका आंसर है, और इसके साथ ही आपने ये रेडियन अगर मेरे किसी वीडियो में रह गया हो तो आपने नहीं इग्नोर करना, इसके साथ इसका यूनिट आपने जरूर लिखना है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट था, लेंथ है वो लेंथ ऑफ आर्क कहलाती है, ठीक है ना, एक आर्क यानी कोस की। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, जैसा भी बना दिया मैंने, इसका सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन होती है ये इसका रेडियस कहलाती है। इसी तरह यहाँ पर एक और लाइन भी हो सकती है, तो रेडियस ये भी है, रेडियस ये भी है, ठीक है। इसके दरमियान में जो आपका एंगल बनेगा वो आपका थीटा हो जाएगा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की आपकी बाउंड्री होगी ना, ये जो लेंथ है, ये यही तो आपकी लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है ना। ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई, ये रेडियस हो गया, और ये आपका एंगल थीटा हो गया। अब इसकी रिलेशनशिप है, आपने इसको प्रूव करना है। हम इसकी यानी जिसे कहते हैं सरकमफ्रेंस को इसके एंगल के साथ रिलेट करेंगे, कि अगर आप कहें कि इसकी जो लेंथ होती है तो वो हमें पता है कि 2 पाई आर होती है, ठीक है, सरकमफ्रेंस की। पूरे सर्कल की बात हो रही है, पूरे सर्कल की जो यानी कि लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है। जबकि अगर आप ये देखें तो रेडियन में हम देख रहे हैं इसका एंगल वो 2 पाई होता है, ठीक है ना। 2 पाई क्या होता है, एक पूरे सर्कल का रेडियन में एंगल होता है, जबकि 2 पाई आर इस पूरे सर्कल की लेंथ होती है उसके आर्क की, ठीक है ना। अब आप इनको फ्रैक्शनली वैल्यू को इस तरह बनाएं कि L डिवाइड बाय 2 पाई आर कर लें, ठीक है, सिंपल। और ये आपका थीटा हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाय 2 पाई, यानी ये रेशियोज जो है ये फ्रैक्शन में आ जाएंगी। और दरमियान में तो आपकी प्रोपोर्शंस भी हो सकती हैं या इक्वल भी आप डाल सकते हैं। और अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है जस्ट, ठीक है ना। तो इसकी रिलेशन इस तरह बनेगी कि देखें, या तो यहाँ पे कटिंग कर लें या लिखें L इज इक्वल टू, और ये थीटा डिवाइड बाय 2 पाई है, ठीक है। वो जो डिवाइड वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से, तो आपका 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। सो L इज इक्वल टू आर थीटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी, सही हो गया। बट इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि आपका जो एंगल है ना थीटा, वो हमेशा रेडियन में मेजर किया जाएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने अगर उसका एंगल डिग्री मिनट्स में है, बट आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करके ही इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये इसकी रिलेशनशिप बनती है, ये सरकमफ्रेंस है और ये इसका एंगल है, ठीक हो गया। एक पूरे सर्कल की डिग्री होती है 360 डिग्री, पर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो वो आपकी 2 पाई रेडियन होगी, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। और जो आपकी 2 पाई आर है ये सरकमफ्रेंस है, पूरे सर्कल का मुहित हो, लेकिन हमने उसका उतने टुकड़े को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको ये रिलेशन इस्तेमाल करनी है, जिससे आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क जो है उसके रेडियस 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 45 डिग्री, कोस 45 और tan 60। पहले तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि आप tan स्क्वायर 45 को लिख सकते हैं टेंजेंट 45, देखिए स्क्वायर है ना इसका, आप होल का स्क्वायर बना लें और 45 पर डिग्री है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे अगेन आप देखेंगे तो cos 60 डिग्री का भी होल स्क्वायर मुकम्मल कर लें, और इसके साथ ही x आ गया, और यहाँ पर आपके पास है साइन 45 डिग्री, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज लिखनी है। इसके साथ ही cos, ठीक है, 45 डिग्री, और उसके साथ है टेंजेंट 60 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं।
आपको वैसे बता दूं tan 45 1 के इक्वल होता है, ठीक है। बाकी मैं आपको जो है यहाँ पे कैलकुलेटर शो करवा देता हूँ। हम वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। पहले आपने लिखना है यहाँ पे टेंजेंट 45 लिख के इक्वल कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि टेंजेंट 45 डिग्री पे 1 होगा, तो ये 1 का स्केयर आ जाएगा। सो माइनस किया, अब हमें निकालनी है यहाँ पे वैल्यू cos 60 की, तो लिखे cos 60 इक्वल कर लें। अब ये 1 डिवाइड बाई 2 आपको वैल्यू आ रही है, तो आप यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर लिख लें। सही हो गया, इक्वल कर लें हमें, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। सो आपके पास, क्योंकि हमने इसके अंदर से x की कीमत निकालनी है, x वैसे ही रहने दिया। अब साइन 45 की वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी साइन 45 जो कि 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 बनता है, लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2। तो परेशान नहीं आपने होना, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगेन आप चाहो तो 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 भी, क्योंकि नीचे 2 फुल है ऊपर हाफ है, नीचे वाले फुल को 2 दो हाफ कर लेंगे ना, तो एक की कटिंग हो सकती है। अगर हम ऐसा ना भी करें तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एट द एंड इसकी कटिंग तो होनी ही है, तो आप ना लिखें, आप इसको एज इट इज लिख दें स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2, मैं बाद में आपको बता दूंगा। फिर आप आ जाए cos 45 में, सेम एज इट इज साइन 45 की तरह जो है आपका cos 45 भी स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 ही वैल्यू देगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 ही रहने दें। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू हमने देखनी है, जो कि आपकी स्क्वायर रूट 3 होगी, आई थिंक सो। टेंजेंट 60 बिल्कुल स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय आप 1 कर लें, ताकि हमें इससे कंफ्यूजन ना रहे, ठीक हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट में देखिए आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 2 टू द 4। इधर हमने इसका एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और इस साइड पर हमारे पास के नीचे कुछ भी नहीं है ना, एक्स के 1 कर दिया, ऊपर आपका एक्स आ गया। स्क्वायर रूट ऊपर वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया, साथ स्क्वायर रूट 3 भी आ गया। नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लें, 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे आ गया, 2 टू द 4 और 1 वैसे ही आ गया, आपका आ जाएगा नीचे सॉरी 4 आएगा, सही है। यहाँ पे आ गया 4, ऊपर आपका स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इधर वैल्यू बन रही है कि 4 और इसका आप एलसीएम लेते हैं 4 ही रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 4 आ गया, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से 1 ही आ गया। ये 4 यहाँ पे आपका क्या हो रहा है डिवाइड, इसको इधर जाके आप मल्टीप्लाई कर दें, और इस साइड पर आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 है और साथ x है, ठीक हो गया। यहाँ तक 4 4 से आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 किया तो आपका हो जाएगा 3, और ये 2 स्क्वायर रूट 3 जो है इसके नीचे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और इसके साथ ही आपका आ जाएगा यहाँ पर सॉरी इसके शुरू में जो मैं इक्वल डाल रहा हूँ ना, ये इधर नहीं देंगे, आगे डल रहे हैं ना काफी है, इक्वल टू आपका हो जाएगा x, या आप इसको x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 भी लिख सकते हैं। अब मैं जरा आपको जो है ना इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि ये जो आपका स्क्वायर रूट 3 नीचे और ऊपर सिंपल 3 है, देखिए ऊपर 3 की पावर कितनी है फुल। अगर मैं इसको दो हाफ वैल्यूज में ले जाऊं, मतलब ऐसे नहीं, पहले आप फ्रैक्शनल लिखें ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो कि अगर मैं 3 की पावर हाफ में 1/2 और 3 की पावर हाफ में 1/2 कर दूं, बेस सेम होगी, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी ना, मतलब कि मैं 3 की जगह पर स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 लिख सकता हूं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 में इसको कन्वर्ट करके 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 से एक वैल्यू कट जाएगी, तो इस तरह मेरे x का आंसर अकॉर्डिंग टू बुक जो है वो स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, सही हो गया। अब आप मेरा ख्याल है इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, अपने राइट हैंड साइड की जो है ना 2 सीकन 2 थीटा ये बनाना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, प्लस आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको इसका लेना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आपके पास इसका आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके कि आपने 1 प्लस साइन थीटा भी लिख लेना है इंटू 1 माइनस साइन थीटा भी लिख लेना है। एक एक वैल्यू देखते हैं, इसको क्रॉस कर लें चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 द 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और इसी तरह प्लस में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 1 प्लस साइन थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। आपका 1 साइन और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपका आ जाएगा 2 डिवाइड बाय, नीचे आप देख रहे हैं फॉर्मूला है a माइनस पी इंटू ए प्लस पी, जो कि आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इसका आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन थीटा यानी बी का स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 2 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, सही है। तो ये आपको हो जाएगा 2 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेसिकली कंफ्यूज नहीं आपने होना, ये है बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ना, हमने 2 को बाहर ही निकाल दिया है। तो ये आपका 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, इसके बारे में जान लें, ये सीकन के यानी 1 ओवर कोस जो होगा वो आपका सीकन के इक्वल होगा थीटा, और अगर इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 सीकन स्क्वायर थीटा। आप जरा क्वेश्चन में आ जाए और अपने क्वेश्चन को आपने खुद ठीक करना है कि ये आपका क्वेश्चन बुक में गलत है, ये 2 सीकन 2 थीटा नहीं सीकन स्क्वायर थीटा है। 2 बेसिकली इसकी पावर थी जो एंगल में आ गई हुई है, तो ये बनेगी और इसको ठीक कर लें। और अब ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बुक में मिस्टेक की हुई है। तो यहां तक ये वाले क्वेश्चन का जो प्रूव दैट cos माइनस बीटा इज इक्वल टू cos बीटा। हमने यहाँ पर क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हुए राइट हैंड साइड बनानी है, यानी ये क्वेश्चन प्रूव होने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें cos माइनस बीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है cos अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है ना, लेकिन हमें ये नेगेटिव में चाहिए है, हमें चाहिए cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है कि cos अल्फा cos बीटा, ठीक है, माइनस में होगा तो प्लस लगेगा, ठीक है, तो प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि आप यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर दें cos 0 माइनस बीटा से, कि हमने अल्फा को 0 जो है वो लेट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फा, ठीक है, cos में आपका आ जाएगा यहाँ पर बीटा और माइनस का प्लस फॉर्मूले का लगता है, और साइन अल्फा और साइन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा तो 0 हो गया और बीटा के जगह पे बीटा आ जाएगा। cos 0 आपका 1 होता है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करते हैं, कैलकुलेटर पे आपका आ जाएगा यहाँ पर cos 0 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे लिखते हैं साइन 0 तो ये आपका 0 ही रहेगा, ठीक हो गया। तो फिर इस तरह से जो है हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की तो cos 0 1 हो गया और cos बीटा का बीटा ही रह जाएगा, ठीक हो गया। और इसके साथ ही प्लस करें तो साइन 0 0 हो गया, तो ये आपका रहेगा यहाँ पर साइन एंगल बीटा हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये पहला आपका cos 0 तो cos बीटा का cos बीटा ही आ जाएगा, बाकी तो आपका सारा 0 हो जाएगा। तो ये आपका इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो जाएगा। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला जो है वो याद करना है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बनानी है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, जो हमारे पास है कोस एंगल अल्फा प्लस बीटा, यानी आप कहें कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा। तो पहले इन दोनों के फॉर्मूलाज जो है वो आपको याद रखने हैं। तो इन दोनों के फॉर्मूलाज में यहाँ पर आपको लिखवा भी देता हूँ, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आपका होगा कोस अल्फा कॉस बीटा, प्लस हो तो माइनस लगेगा, ठीक है, साइन अल्फा और साइन बीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर आप कहें कि कॉस अल्फा माइनस बीटा का, तो सेम फॉर्मूला है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस हो तो बस साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा और साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, सही हो गया। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलाज को भी आपने याद कर लेना है और आपने अब अपने क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिखी है उसमें इनको पुट करना है। तो पहला एक्सपेंड किया हमने, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का आता है कोस अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है ना, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस है तो माइनस लगेगा और साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस का साइन रहेगा तो ब्रैकेट लगा लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपका ओपन होगा तो ये बनेगा cos अल्फा cos बीटा, माइनस है तो प्लस कर लेंगे और साइन अल्फा साइन बीटा लग जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने माइनस के साइन से इनको ओपन करना है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी ना, साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले लिखते हैं जी cos अल्फा cos बीटा जो कि एज इट इज आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा
साइन बीटा भी एज इट इज आ गया। ये पॉजिटिव वाला कोस अल्फा कोस बीटा माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में था, बाई माइनस हो गया, तो कोस अल्फा कोस बीटा नेगेटिव हो चुका है। सेकंड वाली वैल्यू भी देख ले, प्लस हो रही थी माइनस में, आपकी साइन अल्फा साइन बीटा बन जाएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो गई। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि साइन अल्फा, पहली बात तो है कोस अल्फा कोस बीटा पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी चीज में आपके पास ये वाला -1 और ये वाला -1 2 हो जाएंगे। सो आपके पास ये वैल्यू बनेगी -2 साइन अल्फा और साइन बीटा। ये आप चेक कर लें कि आपकी राइट हैंड साइड बन रही है। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुका है। cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा एज सिंगल टर्म। सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला अंडरस्टैंड करें कि cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा जो होता है, ये आपका फॉर्मूला जो है ना बेसिकली ये cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए अल्फा हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, और बीटा जो है वो हमारे पास a माइनस बी हो जाएगा। अगर आप इसको लिखते हैं इस तरह से देखें, cos ये आपके पास है a प्लस बी, ये अल्फा हो गया, इंटू cos a माइनस बी आपका बीटा हो गया, माइनस में आपका आ गया साइन, फिर से देखें अल्फा का a प्लस बी आ गया, और साइन में आपका जो है वो बीटा की वैल्यू यहां पर अल्फा लिख दिया गलती से, सॉरी, ये भी a और b ही है, ठीक है ना, ये भी आपका है a और माइनस बी है, ये बीटा की वैल्यू है। तो तभी मैं यहाँ पे लिखने वाला था, तो ये मैंने यहाँ पर जो है वो ठीक कर दिया। एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको भी लिख लेते हैं a माइनस बी, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है अब इसकी कंप्लीट फॉर्म में आप देख सकते हैं कि ये cos अल्फा प्लस बीटा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे cos, ब्रैकेट बड़ी लगा लें क्योंकि अल्फा का a प्लस बी आएगा और बीटा का आपका आ जाएगा यहाँ पर प्लस दिखते हुए a माइनस बी। तो वैसे ही रहेगा, साइन सिर्फ आपका b कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर cos 2a। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर cos 2a बन रहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है वो 22। एक्सप्रेस एज सम और अ डिफरेंस, हमने इसको बनाना है सम या डिफरेंस में चला जाएगा। 2 cos 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। पहले नंबर पे तो आप ये देखें, ये हमारे पास है 2 cos 5 थीटा इंटू साइन थीटा। अब जो आपको फॉर्मूले समझने हैं ना, इसमें एक आधा फॉर्मूला और मतलब आगे चेंज होते जा रहे हैं ना, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाए। ये है आपका 2 cos a साइन b, या a कर ले या आप लिख ले 2 cos अल्फा इंटू साइन बीटा। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने फिर फॉर्मूला क्या बनाना है, तब आपने उस केस में करना है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, जस्ट इतना काम होगा। अल्फा आपका हो जाएगा 5 थीटा, बीटा आपका हो जाएगा 3 थीटा, और ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। तो ये आपका 2 cos a यानी कि अल्फा साइन बीटा, इस केस में हम करने वाले हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो जस्ट फॉर्मूलाज अगर आप ज़हन नशीन कर लें तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपका साइन 8 थीटा, ठीक है, माइनस साइन ये आपका हो जाएगा 2 थीटा, सही है। तो इस तरह लिखते हैं आप साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग आपके इस क्वेश्चन का आंसर 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा बिल्कुल ठीक आंसर है ये आपका, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, एक से ज्यादा है, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसमें ना हम साइड फाइंड करते हैं बेसिकली। तो अगर आप इस तरह बात करें कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इस ट्राइंगल की आपको पता है कि 3 साइड्स होती हैं, ए बी सी, लेट्स सपोज, और इसमें 3 ही एंगल होते हैं आपके, ठीक है ना, 3 साइडें होती हैं और 3 एंगल हो जाते हैं आपके। तो उसकी बेस पर हमने बेसिकली चेक करना होता है कि किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और एंगल में अगर आपको 3 साइड में से कोई एक साइड निकालनी हो और 2 साइड्स आपको प्रोवाइड कर दी जाए, और फिर उसी की निस्बत से आपको
एंगल भी दिया गया हो। मिसाल के तौर पर तवज्जो दीजिएगा कि अगर आपने ए साइड निकालनी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस में आएगा आपका 2bc और साथ ही आपका एंगल आ जाएगा कोस अल्फा। अब याद रखें कि अगर आपको साइड बी, साइड सी और बी सी दोनों यूज हो रहे हैं, ठीक है, और अल्फा का एंगल दिया जाए ना, अगर आपको दो साइड्स और एक एंगल देने के बाद तीसरी साइड ही मालूम करने के लिए कही जाए तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको बी साइड निकालनी है, क्योंकि आपको ए साइड भी मालूम है, आपको बी साइड इसमें सॉरी सी साइड भी मालूम है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको इसमें जो है वो गैमा का एंगल भी दिया गया है। इसमें सॉरी गैमा बोल रहा हूं, गलती से बाय मिस्टेक, बीटा का एंगल। ए साइड निकालनी हो तो आपको एंगल अल्फा दिया जाएगा और साथ बी और सी साइड दी जाएगी। बी आपको साइड निकालनी है तो आपको ए और सी की साइड और साथ बीटा दिया गया होगा। इसी तरह अगर आपने सी साइड निकालनी है तो आपके पास साइड ए और बी की वैल्यूज मौजूद होंगी। इसके साथ साथ ही आपने जो है यहाँ पर गैमा की वैल्यू भी पुट करनी है, वो भी आपको प्रोवाइड की गई होगी। ये हो सकता है कि आपको तीनों साइडें दी गई हो और आपने एंगल निकालना हो तो फिर भी आप इसमें से निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अगर तीनों साइडें दी हैं तो आप अल्फा बीटा गैमा में से कोई भी एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका जो लॉ होता है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ, में डाटा है गैमा 90 डिग्री, अल्फा 35 डिग्री, ठीक है, और साइड ए जो है वो 5 है और फाइंड करना है हमने इसके अंदर से जो है एंगल बीटा। तो जरा गौर से देखें कि साइड एक दी गई है, दूसरी साइड नहीं मालूम करने के लिए कही गई, ऐसा ही है। तो इसका मतलब है कि ए साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने साइड ए नहीं देखनी। आप देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आर द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ये होती है इन टोटल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से अल्फा आपके पास जो है वो 35 डिग्री है, ठीक है, बीटा आपके पास 90 डिग्री है, सही हो गया, और प्लस गैमा आपने फाइंड आउट करना है और 180 आपके पास टोटल इंटीरियर एंगल है। देखें तीन एंगल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, दो दे दिए गए हैं और तीसरा आपको मालूम करना है, जबकि आपको पता भी है कि इनका टोटल सम जो होता है वो 180 होता है। तो इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं यानी कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से जो है 35 ठीक हो गया प्लस 90 किया तो ये हमारे पास आ गया 125 डिग्री प्लस गैमा हो गया इक्वल टू 180। अब आपको तो गैमा एंगल चाहिए ना, सो 180 में आपने ये पॉजिटिव इधर लाकर आपने नेगेटिव कर देना है 125, तो गैमा का एंगल जो है वो हमारे पास आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना आपने इसके अंदर, ठीक है, जस्ट गैमा निकालना। अब हम क्या करते हैं 180 माइनस आंसर, आंसर होता है जो रिमेनिंग आपके पास पीछे आता है ना आंसर वो, तो ये आपका इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का, पहले ऐसा नहीं था होता, पहले दो साइड एक एंगल के साथ एंगल निकालना होता था या एक साइड निकालनी होती थी और एक साइड और दो एंगल दिए गए होते थे। मगर अब क्या हुआ कि दो साइड्स दी गई हैं, एक एंगल दिया गया है, तीसरी साइड मालूम करनी है तो आप लाभ साइन लगाएंगे। जो लाभ को साइन होगा वो सी के हिसाब से होगा ना जो फाइंड करना है, सी के लिए गैमा भी होता है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc, सॉरी ए और बी के लिए आज से ही होगी ना, -2ab और cos आपका होगा यहाँ पर गैमा। तो अब आपने कैसे सोल्व करना है पूरी तवज्जो देनी है क्योंकि इसमें भी कभी कभार बच्चे गलती कर जाते हैं। सो सी साइड निकालनी है वैसी रहेगी, ए आपके पास कितना है 9 का स्क्वायर हो गया प्लस बी आपके पास है 5 का स्क्वायर, ठीक है, -2a9 और बी आपका कितना है 5 और कॉज लिखते हुए आपने गैमा 32 डिग्री रखनी है। और अब सोल्व कैसे करेंगे, सेपरेटली करना है आपने इसमें, ठीक है, किसी के साथ नहीं मिलाना। अब यहाँ पर अगर आप 9 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 9 द 81, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 9 का स्क्वायर जो होगा वो आपका हो जाएगा 81 और 5 का हो जाएगा 25, ये तो आप ही जानते हैं। फिर माइनस लगा दें, इनको मल्टीप्लाई करना है अब आपने, तो यहाँ पे करें पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5,
ठीक है, इन सबको करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे 90, और साथ ही यहाँ पर आपने cos 32 की वैल्यू भी लिखनी है ब्रैकेट में। आप यहाँ पे लिखें cos 32 और इक्वल कर लें, ये 0.848 आ गया। ब्रैकेट लगाते हुए 0.848, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि इसको हमने 90 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया सी स्केयर इक्वल टू, अब इनको चाहे तो ऐसे ही ऐड कर लें, 5 और 1 कितने हो गए 6, 8 और 2 कितने हो गए 10, ये तो हो गया। उधर आप उसको 90 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय कर लें 90, तो ये आ जाएगा 76.324। ठीक है, 76.324 सही हो गया। अब जो भी आया हुआ है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर लें ताकि ये नेगेटिव में हो जाए। सही हो गया। अब इसमें ऐड कर लें 106, तो ये आपके पास आ जाएगा 29.676 हो जाएगी। ठीक है, आगे 5 आ रहा है ना, तो सी स्क्वायर इक्वल टू, और ये हमने अभी सॉल्व किया, ये वैल्यू बनी हमारी 29 पॉइंट, ठीक है, 676। और अब आप करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ पर अब आपने जजर भी लेना है, इस स्टेप में ले लें या नेक्स्ट स्टेप में लिख लें। सी का ये आपका सॉरी जजर से कट जाएगा, सी तो नहीं कटेगा ना, ये सी भी काट दिया, एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, यहां पर ये हमारा स्क्वायर रूट से कट गया। सी की वैल्यू अब आपने उधर स्क्वायर रूट लेना है, तो आप लिखें यहां पर स्क्वायर रूट, आंसर लिखते हुए एंटर कर दें। 5.447 आ रहा है ना, लेकिन बुक में 5.8 है ना, 48 बन रहा है, कोई मसला नहीं है, जो आपका आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। आपका आंसर बन रहा है 5.4, और आप ये कि इसके बाद 4 के बाद 7 आ रहा है ना, हमें 2 ही चाहिए, तो 4 को मैंने 5 बना दिया। और ये हमारे पास जो है हमारे क्वेश्चन एंड 31 मिनट फाइंड द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार। अब बेसिकली ये है, इसकी डायग्राम शेप तो समझ से बाहर हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अगर आप एक ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो इस तरह से ट्राइंगल बन गई ना, ये आपके पास इस तरह से आ गया, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना आपका, वो ये होगा, और ये आपको दिया गया एंगल ऑफ एलिवेशन 41 डिग्री एंड 31 मिनट। ठीक हो गया। ये आप समझ लें कि ये जमीन पे शेडो है, साया बना हुआ है कुतुब मीनार का, और यहां से यहां तक ये साया जो है ना कुतुब मीनार का, वो 81 मीटर लॉन्ग है, इतना लंबा साया बना हुआ है। सूरज की मतलब कि इस तरह के एंगल से सूरज पड़ रहा है, रोशनी पड़ रही है, कि इसका जो शेडो है ना, यहाँ पे ये मीनार है, आप समझ लें कुतुब मीनार है मिसाल के तौर पर, और इसका शेडो ये पड़ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन 41 पॉइंट मतलब के 41 डिग्री और 31 मिनट है, तो एंगल भी आ गया, और ये हमारे पास ये वैल्यू भी बनी हुई है। अब यहाँ पर आता है कि ये है आपकी बेस, ठीक है, और हाइट हमने निकालनी है, तो ये है परपेंडिकुलर, इन दोनों का लिंक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, जिसके लिए यूज होता है टेंजेंट, अक के लिए, ठीक है ना, ऊकू अक है ना, परपेंडिकुलर व बेस के लिए आपका जो है ना वो टेन थीटा होता है। सो टेंजेंट आ गया, और एंगल आपका है 41 डिग्री 31 मिनट। हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे। परपेंडिकुलर हमारे पास हाइट है एच, और बेस हमारे पास है 81 मीटर, हाइट ही हमने निकालनी है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप कैलकुलेटर पे, ठीक है, यहां पर हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे टेंजेंट, ठीक हो गया, 41 डिग्री, और साथ ही आप 31 मिनट लिख के ना तो इक्वल कर देंगे, ये 0.885 आ जाएगी। 0.885 इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 81, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 0.885 मल्टीप्लाई बाई 81 कर लें, आपके पास एच यानी हाइट आ जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं, हमने क्या करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई बाय करना है 81, तो हमारे पास इसकी हाइट 71.70 या 7 लिख दें जस्ट, ठीक है, 71.7, 71.7 मीटर हमारे पास जो है वो कुतुब मीनार की हाइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वेक्टर, गिव एग्जांपल्स। द क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction
ठीक है, जिस तरह इसकी मैग्नीट्यूड होगी उसी लिहाज से इसकी डायरेक्शन भी होगी। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। एग्जाम्पल्स लिखते हैं अब इसकी। वेक्टर्स की एग्जाम्पल्स या एग्जाम्पल्स ऑफ, ये ई है, ठीक है, मैं इसको क्लियर लिख देता हूं ताकि रीडेबल हो जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स आर, अब इसमें कौन कौन सी होंगी। नंबर 1 पे आपकी होगी वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी आपकी एक्सेलरेशन, और इसके बाद आपकी होगी इसमें फोर्स, ये भी एक फैक्टर है, एंड आल्सो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है, ये वेक्टर्स कहलाती हैं, एटसेट्रा। फाइंड अल्फा सो दैट अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2 के का मैग्नीट्यूड है होल इज इक्वल टू 3। देखिए हमने क्या करना है, इसमें से अल्फा की वैल्यू निकालनी है, जबकि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मैग्नीट्यूड दिया गया है। अगर आप एक बार देखें क्वेश्चन को, तो ये है अल्फा आई, ये एक्स आई हो गया, एक्स की जगह पे अल्फा हो गया। अल्फा प्लस 1 जो है ये वाई की जगह पे हो गया, आगे जे डायरेक्शन है, और प्लस 2 जो है ये के की जगह पे, और उसकी जगह पे सॉरी जेड की जगह पे, और साथ के आ गया। इनका लेना है हमने मैग्नीट्यूड, और उसके बाद हमने 3 के साथ इसको सोल्व करवाना है और अल्फा निकालना है इसमें से, ठीक है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्र यानी अल्फा स्क्र प्लस वाई स्क्र पे आ जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस 1 का स्क्र, तो प्लस जेड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और इसका लेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर रूट, और इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3। और अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पर स्क्वायर रूट है और राइट साइड पे कुछ नहीं है, तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, अभी नहीं करते। इसका आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो अल्फा वन अल्फा ही हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ये फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया, प्लस 2 टू द 4 आ गया, ठीक हो गया। और इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर लेना है, तो उस साइड पर हमने 3 का भी स्क्वायर लेना है, यानी आप कहें कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर, प्लस में आपके पास 2 अल्फा है, और प्लस में आपके पास 4, 4 प्लस 1 कितने हो गए 5, और उस साइड पर आपके पास है 3 3 द 9, ऊपर 9 भी इधर ले आते हैं। सो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, ठीक है, प्लस 5 है, माइनस 9 इक्वल टू 0 आ गया, सही हो गया। इसको मैंने सोचा थोड़ा क्लियर कर दूं, ठीक हो गया। और ये आ जाएगा हमारा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, और माइनस में 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इसको जो है ना 2 कॉमन लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा हो जाएगा, और माइनस 2 टू द 4 इक्वल टू 0। और इस 2 को हमने उस साइड पर जाकर 0 पे डिवाइड कर देना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आप चाहें तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट वाले के साथ कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। हमें चाहिए है दरमियान में पॉजिटिव 1, तो -1 प्लस 2 कर लें तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव 1। और अब हम यहाँ पे लिखते हैं अल्फा स्क्वायर, और हम यहाँ पर इसके साथ लिख लेते हैं माइनस अल्फा, और प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। दो पेयर बना लेंगे, और हमें यहाँ पर दोनों अल्फा की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फर्स्ट में अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा -1 आ गया, प्लस इसमें से 2 कॉमन लिया तो भी आप देखेंगे अल्फा माइनस और 2 1 द 2 इक्वल टू 0। अब आपका अल्फा -1 एक फैक्टर बन गया, और एक आपका अल्फा प्लस 2 बन गया। ये कर लें, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं वैल्यूएट करते हैं। एक तो आपका अल्फा -1 इक्वल टू 0 हो गया, एक आपका अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अल्फा का एक आंसर आपको 1 मिल रहा है, और एक आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई -2। सो सोल्यूशन सेट जो है अल्फा के लिए वो आपके पास यहाँ पर बन रहा है 1 एंड -2, ठीक है। आप सोल्यूशन सेट में अल्फा इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू, और सोल्यूशन सेट है ये, ठीक है ना।
या तो जैसे मर्जी लिख लें। ये हमारे पास जो है अल्फा के 2 आंसर आ रहे हैं, और बुक में भी चेक कर लेते हैं जी, बुक में कैसे लिखे हुए हैं 1 and -2, बस इस तरह से लिखे हुए हैं, और हमारे अल्फा के 2 रूट्स हैं। ठीक हो गया, तुम्हारा आंसर आ चुका है। एंड इज पैरेलल टू, ये वेक्टर के पैरेलल। अब पता क्या, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब यहां पर क्या सीन है कि हमारे पास जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, वो दिया हुआ है हमें, वो दिया गया है 2। ठीक हो गया। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर भी चाहिए है, जो दिया गया वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास 2 है, बाकी ये कि हमें इस वेक्टर को अगेन सोल्व करते हुए यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, इसे इसके अलावा एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ये दिया गया है, तो इसको हम किसी और से लेट कर लेते हैं फिर, ठीक है। मैग्नीट्यूड या इसी से रहने देते हैं, ठीक है ना। पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो ये 5i प्लस 3j, ठीक है, प्लस 2k। मैं लेने वाला हूं इस वेक्टर का यहां पर मैग्नीट्यूड, और फिर यूनिट वेक्टर बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का स्केयर यानी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और प्लस जेड स्केयर का यहां पर आ जाएगा हमारा स्केयर रूट। ये वैल्यू बनेगी 25 प्लस 3 3 9 प्लस 2 टू द 4। इनको टोटल करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनेगा यहां पर 6 जी। इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 25, ठीक है, प्लस 9 और प्लस हमारी वैल्यू है यहाँ पर 4। मैंने काउंट किया है, इस पे 38 आ रहा है, ठीक है। तो ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट 38। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट 38 आ गया ना इसमें, मैंने वैसे कैलकुलेट करके देख लिया इसको। अब आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर भी निकालना है। मैं इसका नीचे यूनिट वेक्टर निकाल के बता भी देता हूं आपको कि वो क्या होता है। वेक्टर है 5i प्लस 3j, ठीक है, और प्लस 2k आ गया, और इसके बाद नीचे डिवाइड बाय आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट 38। यही यूनिट वेक्टर यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास जो इसका वेक्टर बनेगा ना, वेक्टर जो निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड हमारे पास है 2। ये पुराना इनका मैग्नीट्यूड ये वाला लेंगे, यूनिट वेक्टर ये वाला लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा यूनिट वेक्टर जो कि है 5i प्लस 3j प्लस 2k, और डिवाइड बाय नीचे हमारे पास है स्क्वायर रूट 38। तो ये वेक्टर बनेगा हमारा यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना अंदर सारी वैल्यूज को, 2 5 द 10i और प्लस 2 3 द 6j एंड प्लस 2 2 द 4k डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 38। ये हमारे पास बन रहा है वेक्टर विद मैग्नीट्यूड जो भी है इसका, ये वेक्टर बनता है। तो 10i प्लस 6j प्लस 4k स्क्वायर रूट 38, ये हमारे बुक में आप देख भी सकते हैं, इसका आंसर आ रहा है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, एक वेक्टर है, वॉल्यूम करना है कि जिसमें मैग्नीट्यूड जिसका 2 है, बट उसके पैरेलल एक और वेक्टर है, हमने उसी पैरेलल वेक्टर की बेस पर ये वेक्टर निकालना होता है। तो यूनिट वेक्टर आपका इसी वेक्टर का रहेगा, मैग्नीट्यूड आपका पिछले वेक्टर का रहेगा। तो इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ चुका। और इसमें फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स जो है, इसकी एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं, इसमें एक साइड ए है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक में मैं अगेन लिख देता हूँ, ये हमारे पास है 7i माइनस, अब ये 1j हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये थोड़ा सा क्लियर करके आपको बता दूँ, 7i है, माइनस में आपका है 1j है, और प्लस में आपका 1 में जो है वो k है, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है। अब इसके साथ ही आपके पास दूसरी जो वेक्टर b की वैल्यू है, इसमें आपके पास 0 में i है, ठीक है, और प्लस में आपके पास 2 में j है, और माइनस में 3k है, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात हो रही है, क्वेश्चन में देख लें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो होता है आपका, यानी एरिया का फॉर्मूला होगा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेने के बाद आपने इसका जो है वो डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। तो हमने ए और बी का क्रॉस निकालना है, सबसे पहले हमारा काम है इसका क्रॉस लेने के बाद फिर हम जो है वो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम पहले निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जिसके लिए आपको आई जे के की डायरेक्शन में रहते हुए आई जे और के हम डिटर्मिनेंट के मेथड से सोल्व करेंगे। इसमें 7 आ जाएगा, इसका -1 और 1 होगा, और बी वाले का आपका जो है वो 0 आई की वैल्यू जो है, और ये जे में 2 है और के में 3 आता है, और इसका हम लेंगे यहाँ पर
इस तरह से डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के जरिए से सोल्व करने वाले हैं। सो आई आप रखेंगे तो इसका मैट्रिक्स -1, 1, 2 और माइनस में जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही माइनस में हमने सेकंड जे को जो है वो माइनस में रखना है, और इसमें हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स होंगे वो 7, 1, 0 और माइनस में 3 होगा, और प्लस में के करते हुए हमारे पास थर्ड वाला, अब ये रो कॉलम खत्म हो जाएगा तो 7, -1, 0 और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मजीद सोल्व कर लेते हैं। तो आई वाला फर्स्ट वाला, तो इसमें आपके पास आपने डायगोनल एलिमेंट्स जो इसके हैं -1 को -3 के साथ, और माइनस करते हुए आपने नॉन डायगोनल 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस में जे आ जाएगा, ठीक है। इसके डायगोनल एलिमेंट में 7 को -3 के साथ, और माइनस करते हुए 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस के करते हुए आपने इसके भी डायगोनल एलिमेंट 7 को 2 के साथ, और माइनस में जो आपका -1 है, ठीक है ना। एक में रुकेगा, यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ गई है अब, तो कोशिश करता हूँ कि नीचे ले आता हूँ। -1 को जो है हम इसके जो एलिमेंट हैं, तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि सारी वैल्यू नीचे अगेन लिख लेता हूँ उसको छोड़ के, ठीक है। ये प्लस वाला साइन प्लस को आगे मैच करेगा, और के आ गया, और इसमें हमने इसके डायगोनल एलिमेंट 7 को 2 के साथ, और माइनस करते हुए नॉन डायगोनल -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना आई, और इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगी, और -2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस में जे, यहाँ पर हमारे पास 7 3 21 हो जाएगा, और माइनस में 1 0 0 ही रहेगा, और फिर प्लस करते हुए के में हमारे पास आ जाएगा 7 टू द 14, और माइनस माइनस प्लस हो गया 0 ही रहेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी देखें तो 3 -2 किया तो 1 हो गया पॉजिटिव में, माइनस में जे है और इस पर -21 है, और प्लस में के जो है वो 14 है। अब आप इसको इस तरह से सोल्व कर लें कि फॉर्म बन जाए, ये आपकी आई माइनस माइनस प्लस में 21 जे हो जाएगा, और प्लस में आपका 14 के हो जाएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन बनेगी, इसकी बेस पर अभी हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया, ठीक है। एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि फॉर्मूले में क्या किया जाता है, हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब हम इसी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 21 जो है वो वाई का स्क्वायर प्लस 14 जो है इसका जी का स्क्वायर लेते हुए जजर ले लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 21 का स्क्वायर जो है वो 441 बनेगा, और प्लस 14 का 196। अब अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है। बहरहाल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 21 का स्क्वायर लिखा तो डेफिनेटली 441 ही आ रहा है, और 14 का 196 ही होता है। सो 1 + 441 + 196, ठीक है। स्क्रीन नहीं शेयर की मैंने आपके साथ, बट ये है कि इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 638, इसका स्क्वायर रूट है। अगर मैं इसको स्क्वायर रूट में लेकर जाऊंगा तो ये वैल्यू हमें जो है वो नहीं मिलेगी, इसीलिए इसमें रहते हुए इसका जो है वो आगे आपका यूनिट आ जाएगा, क्योंकि एरिया है तो ये इसका स्क्वायर में यूनिट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली एरिया आ रहा है, हमारे क्वेश्चन का ये आंसर है। बुक में देख लेते हैं, तो बुक में इसका आंसर है क्वेश्चन ए प्लस 2 के, एंड सेकेंड वेक्टर जो है वो 3i + 2 लैम्डा जे और प्लस 0 के होगा, इसमें वैल्यू नहीं है। और वो कहता है कि ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर्स हैं दोनों। तो देखें, एक बात याद रखनी है आपने कि वेक्टर कब परपेंडिकुलर होता है, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट या दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लिया जाए और इसका रिजल्टेंट 0 आए, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर लेट किया हमने पहले वाले को 2i - j + 2k, ठीक हो गया। और सेकंड वेक्टर हमने लेट किया बी को, वो है हमारा 3i + 2 लैम्डा j n + 0k, ठीक है ना। अगर वो नहीं भी है तो भी हमें वो 0 तो लेट करना है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इसके साथ ही हमने यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी निकालनी है। सो हम यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को खुद से 0 लेट करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो अब आपने यहाँ पर 2i वेक्टर की जगह पे वैल्यू लिखते हैं, +j + 2k, ये 1j हो जाएगा, ठीक है। दरमियान में डॉट आ गया, और दूसरा वेक्टर है 3i + 2 लैम्डा j + 0k = 0। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, आपने आई वाले डायरेक्शन के कंपोनेंट को आई वाले डायरेक्शन के सेकंड वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 × 3 और साथ ही आपका i डॉट आई आ जाएगा जो कि 1 होगा।
ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्लस लिखते हुए अब आपने -1 को 2 लैम्डा के साथ, लैम्डा भी कांस्टेंट है और 2 भी, जे और जे डायरेक्शन है, लैम्डा जो आपका वो कांस्टेंट में आएगा ना कि वेरिएबल या कोई डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो 2 लैम्डा दोनों ही डायरेक्शंस में है, उसमें सॉरी मैग्नीट्यूड में है, और उसके साथ ही आपका यहाँ पे आ जाएगा जे डॉट जे। अब प्लस करते हुए 2 को आपने 0 के साथ, और इसके साथ ही आ जाएगा आपका के डॉट के इक्वल टू 0। सो 2 3 हो गया 6, आई डॉट आई आपका 1 होता है, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 लैम्डा हो जाएगा, और जे डॉट जे आपका 1 हो गया, प्लस 2 0 0 हो गया, और के डॉट के भी 1, बट वो सारी वैल्यूज की कोई अहमियत नहीं है, 0 1 0 रहेगा। सो 6 इक्वल टू आपका ये लैम्डा 2 लैम्डा जो है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, सो 2 3 द 6, तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ रही है 3। ठीक हो गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर 3 है एग्जैक्टली। ये फिर उसको वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। z इज इक्वल टू a प्लस जे बी इन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने बेसिकली इसकी जो है ना दो फॉर्म्स को अभी अंडरस्टैंड करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। दोनों फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो z है आपके पास a प्लस जे बी या एयोटा भी कहते हैं जिसको, ठीक है। इसके मुताबिक आपको दो वैल्यूज याद रखनी होती हैं, एक आपके पास होता है आर, और आर बेसिकली आपके पास इसका मॉडुलस है, ठीक है ना, आर कहते हैं मॉडुलस, और आप इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट यानी जजर ले रहे होते हैं। इसी तरह आपने इसमें से फाइंड करना होता है एक एंगल, एंगल आपका जो है उसको आर्ग जी भी कहते हैं, ठीक है, आर्ग जी, और उसका आपका जो फॉर्मूला इसका होता है वो होता है tan इनवर्स और b डिवाइड बाय a, ठीक है। वैसे तो हम x और y को लेते होते हैं तो y ओवर x उस हिसाब से, लेकिन ये दो फॉर्मूलाज अब आपको जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक आपका अगर फॉर्म हो जाए, मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है। इसकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म जो होगी, ठीक है, वो आपने मतलब ये तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जनरल फॉर्म जो है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है वो है z इज इक्वल टू, ठीक है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र है तो इसमें डेफिनेटली कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये जे जरूरी नहीं है, एयोटा भी आ सकता है, बट वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है ना फिर। इसी तरह इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म TIAL है, ठीक है ना। तो बहरहाल स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा। इसके अंदर अब एक्सपोनेंशियल है तो कुव्वतनमा होगी डेफिनेटली, तो ये आपकी आ जाएगी R इंटू ई, और इसकी पावर में आ जाएगा जे थीटा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज उसने आपको यहाँ पर कहे थे। इसमें देखिए अब आर यूज हो रहा है, मॉडुलस जो है वो हमने निकाल लिया है, ये फॉर्मूला है, और इसी के अंदर आप देखेंगे तो थीटा यूज हो रहा है, वो भी मैंने लिख दिया आपको, ठीक हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूलाज जो मैंने पहले लिख के दिए हैं, ये इन दोनों में चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक हो या आपके एक्सपोनेंशियल हो, दोनों में यूज होते हैं। इन फॉर्मूलाज को आपने अच्छी तरह से जो है वो जहन में √3 प्लस जे यानी 1 होगी ना, इन पोलर फॉर्म में लेके आनी है। और अब पहले आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ी थी, जो हमने पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाई थी, लेकिन अब हमने ये जो फॉर्म दी गई है ना रेक्टेंगुलर फॉर्म, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये उलट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी ये आपके पास है z इज इक्वल टू √3 प्लस जे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी √3 और b आपके पास जो है वो 1 है, ठीक है ना, क्योंकि j तो वैल्यू नहीं होती। तो अब आपने क्या करना है इसमें, क्योंकि वो आपकी फॉर्म होती है z इज इक्वल टू और एंगल थीटा, हमें इस फॉर्म के अंदर r और थीटा की वैल्यू चाहिए, सही है। r आप पहले निकालेंगे तो आपको पता है r आपके पास जो है वो z का मॉडुलस है, और वो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसमें आपके पास a की वैल्यू कितनी है, √3 का स्क्वायर ले लेते हैं, और प्लस b आपके पास वैल्यू जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और होल स्क्वायर रूट भी आ गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 3 + 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया,
और 3 + 1 हो गया आपके 4, 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 2। तो इसमें जो आर की वैल्यू है वो हमें मिल चुकी है, वो 2 हो गई है। एक वैल्यू हो चुकी है, अब दूसरी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वो हमें चाहिए यहाँ पे थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। थीटा आपका जो होता है यहाँ पर tan इनवर्स में आता है, ठीक है, और b डिवाइड बाय a के लिहाज से होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको ही देखना है इसके अंदर कि b की वैल्यू कितनी है। b आपकी स्क्वायर रूट सॉरी 1 है और वो स्क्वायर रूट। अब ये देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक है ना, b 1 है और a स्क्वायर रूट 3 है। अब इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेटर पे निकालें, क्योंकि हमें एंगल चाहिए है, तो कैलकुलेटर में अगर आप देखते हैं tan इनवर्स, ठीक है ना, मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। शिफ्ट 10 प्रेस करें और इसके अंदर लिखें 1 डिवाइड बाय, और यहाँ पर आपने लिखना है स्क्वायर रूट 3 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो अभी आप देखेंगे सिंटेक्स एरर आ गया, चलो कोई बात नहीं। आप सबसे पहले यहाँ पे लिखें 1 डिवाइड बाय और आपने स्क्वायर रूट 3 लिखना है, इक्वल कर लें। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू बन चुकी है, यही है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब शिफ्ट 10 इनवर्स कर लें और आंसर लिख के इक्वल कर लें। आपको पता चलेगा ये निकलेगा 30 डिग्री। ठीक हो गया, एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। तो ये आ गया यहाँ पर। अब आपके पास देखिए रेडियस भी आर मतलब मॉडुलस भी मौजूद है आपके पास, आर जो है, और एंगल भी मौजूद है। सो z इज इक्वल टू आर आपका हो गया 2 एंगल और 30 डिग्री। ये पोलर फॉर्म है। और अगर आप देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर आ गया है। बट यहाँ पर जो है 1 डिवाइड बाय इसने जो वैल्यू दी है ना, ये डेफिनेटली 30 की है। पता नहीं अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा देखते हैं। हमारी a और b की वैल्यू जो है बिल्कुल ठीक आ रही है, क्योंकि tan इनवर्स b ओवर a होता है ना। तो a हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 3 है, ठीक है, और b, हाँ डेफिनेटली। अब मुझे एक बार बुक में आंसर जरा टैली कर लेने दें, क्योंकि वो उलट बता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी हमारा? 3 क्वेश्चन का आंसर पोलर फॉर्म में ये नहीं बन रहा। बहरहाल एक तो ये फॉर्म बन गई, आर और ये चीजें आ गई हैं, और लेकिन इसने ट्रिग्नोमेट्रिक में आंसर दे दिया है। मुझे जहां तक लग रहा है कि इसने बाय मिस्टेक जो है वो आंसर वाकई गलत दिया हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बुक में ये आंसर दे रहा है कि आर, तो देखिए सारी वैल्यूज मालूम है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका वो होता है ना आर और कॉस थीटा और प्लस जे साइन थीटा। जरा आप भी जानते हैं कि ये पोलर फॉर्म नहीं है, इस फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म तो हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि हमारे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ये है, बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो ये है। तो ये आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये पोलर फॉर्म नहीं है। ये वाली आपकी फॉर्म क्या कहलाती है? ये ट्रिगोनोमेट्रिक है। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म है। और जबकि हमारी जहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी वो पोलर फॉर्म की है। ठीक है, ये है पोलर फॉर्म। ये मैंने इसलिए लिख के दिया है आपको यहाँ पर कि आपने कंफ्यूज नहीं होना, बुक में आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही पोलर फॉर्म की थी। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट ये आंसर है। ठीक हो गया, 2 एंगल 30 डिग्री। 2 डिवाइड बाई 3 एंड माइनस जे 4 डिवाइड बाई 9। फर्स्ट ऑफ ऑल z लेट कर लिया, -2 डिवाइड बाई 3 माइनस जे 4 डिवाइड बाई 9। आपने जब इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो आपने इसके ऊपर बार लगा लेनी है, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। और जो जे वाली वैल्यू होगी उसका आपने साइन चेंज कर देना है। देखिए पहले क्या था, नेगेटिव था, अब मैंने पॉजिटिव कर दिया, तो ये हमारा निकला है इसमें कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट के बाद अब सेकंड स्टेप में हमने फाइंड करना है मॉडुलस। पहला स्टेप हो चुका है ना, तो सेकंड स्टेप में मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस में आपने z के ऊपर इस तरह ये 2 बार लगा लेनी है। ठीक हो गया, ये r होता है बेसिकली, और इसका फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अपना डाटा यहाँ से आप क्वेश्चन में सिलेक्ट कर सकते हैं कि a आपके पास -2/3 है और b आपके पास पॉजिटिव नहीं, वो भी नेगेटिव में -4 डिवाइड बाई 9 है, क्योंकि देखिए माइनस जे है ना, तो वो माइनस में है। बट आपने जे वगैरह नहीं इसमें लिखना। ठीक है, तो ये आपका ए है, यहाँ पे आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर, प्लस बी आपके पास वो भी -4 डिवाइड बाई 9 का होल स्क्वायर।
ठीक हो गया। वैसे तो इन नेगेटिव साइंस को स्क्वायर ने क्या करना है, पॉजिटिव बना देना है। सो ये प्लस हो जाएगा 2 to the 4 डिवाइड बाई 3 3 द 9 प्लस 4 4 द 16 डिवाइड बाई ये 9 9 द 81 हो जाएगा। ठीक हो गया, इसका ऊपर आ गया होल स्क्वायर रूट। अब हमने यहाँ पर लेना है इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा हमारा यहाँ पर 81। और अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि 81 को आप रखें एलसीएम को, फिर उसके बाद डिवाइड करें डिनोमिनेटर पे, मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर कर दें। 9 9 द 81, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 36 आ गया ये यहाँ पर, प्लस किया तो 81। अब यहाँ पर क्या है जी, 81 ये आपका एलसीएम का है और ये वाला 81 डिनोमिनेटर का है और ये 16 न्यूमिनेटर का है। 81 81 द 81 हो गया, 16 1 द 16, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 16 होल आ गया आपके पास स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इनको आप काउंट कर ले, टोटल ये नहीं कर लें तो ये आपको आ जाएगा 6 और 6 कितने हो गए 12, तो 12 का तो 2 हो गया, 5 आपका कैरी 3 1 52 में 2 आ गया ना। ठीक है, और 3 और 1 4 4 और यू आपका 12 का एक कैरी था तो कितने हो गए 5 हो गए। ठीक है, 52 डिवाइड बाई 81 का स्क्वायर रूट हुआ। ऊपर वाली वैल्यू पे अभी हम इस पे ना फैक्टर देख सकते हैं 52 पे। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स यहाँ पर 4 पे चेक करके देखते हैं। ठीक है, 4 1 द 4 4 3 द 12 हो गया, तो इससे ज्यादा तो कुछ भी हल नहीं होना। ठीक है, इतना ही रख लेते हैं, 4 और 3 पे ही हो रहे हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 13 है, इसका मतलब 2 to the 4 हो सकता है ना, और डिवाइड बाय नीचे आपका जो है वो 9 का स्क्वायर है, 9 9 द 81, तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर भी आप देखेंगे तो इसका 4 का भी होता है ना, 2 to the 4, तो 2 का स्क्वायर अलग कर लें स्क्वायर रूट के साथ और 13 अलग से कर लें, डिवाइड बाय 9 है, ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 13। ठीक है, और डिवाइड बाय आपका यहाँ पर आ जाएगा 9। सही हो गया, तो ये हमारा क्या है इसमें मॉडुलस। सही हो गया, लेकिन ये है कि जितनी ये लाइनें यहाँ पे छोड़ी हैं या तो इस तरह लिखें या इन सब में आपको मॉडुलस लिखना होगा। ठीक है, तो मैं इस तरह से फिलहाल बना देता हूँ ये सारा, और ये चीज आपको मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। ठीक है, और ये हमारे क्वेश्चन का मॉडुलस का आंसर